हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक के चैप्टर पे करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिमांड एनालिसिस जो चैप्टर था 3A इकोनॉमिक्स का, ये हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है और इसमें हमने कंटेंट भी पूरे कंप्लीट कर लिए हुए। तो ये लास्ट वीडियो होगा आपका जहाँ पे हम चैप्टर 3A को कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद हम 3B स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देख लेते। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे पैराडॉक्स, ठीक है, या कुछ ऐसे लॉ ऑफ डिमांड जो हमें इस वीडियो में देखना है और समझना भी है। बेसिकली मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि डिमांड एनालिसिस जो पार्ट है ये पूरा आपकी यूटिलिटी पे डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन दिए गए लॉ ऑफ डिमांड में। जैसे आप फर्स्ट वन देख सकते हो, ग्रिफिन गुड्स या ग्रिफिन पैराडॉक्स भी हम उसको बोलते हैं। तो ग्रिफिन पैराडॉक्स है क्या एक्चुअली? ये एक यहाँ पे इनका नाम दिया गया सर रॉबर्ट ग्रिफिन, यानी कि एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये थियोरीज बहुत ही अच्छा बताते हैं, इनकी बुक भी है ये। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे ग्रिफिन पैराडॉक्स क्या बताते हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं या तो जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं उसका प्राइस कितना भी आप नीचे कम कर दो या गिरा दो तो भी लोग उसको परचेस करने नहीं सोचते, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज़ है उनकी क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए उनका प्राइस कम होता है, इसलिए हम उस गुड्स को परचेस नहीं करते। तो इसी बेस पे सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने ऑब्जर्व किया हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर कि लो क्वालिटी या लो जो इन्फीरियर गुड्स होते, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया। ये उन्होंने रिसर्च किया था इंग्लैंड में। इन्होंने क्या बताया है कि बहुत ही अच्छा है, उन्होंने एग्जांपल लिया ब्रेड एंड मीट का। ठीक है, याद रखिए दो पार्ट है यहाँ पे, ब्रेड एंड मीट। तो यहाँ पे बताया कि जो ब्रेड होता है उसका प्राइस कितना भी कम कर दो लेकिन उसको कोई ज़्यादा परचेस नहीं करेगा, लेकिन ऐसी कमोडिटी जिसका प्राइस राइस कर दो तो भी उसको परचेस करेंगे, यानी कि मीट की प्राइस, यानी कि इसकी प्राइस हम मार्केट में अगर ज़्यादा करें तो भी सब परचेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन ब्रेड की जो क्वालिटी प्राइस होती है उसको कम कर दे तो भी उसको कोई परचेस करने के लिए रेडी नहीं होगा। नेक्स्ट वन आता है प्रेस्टीज गुड्स। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स दैट इज में ऐसे गुड्स जो मार्केट में सबसे डिमांड पे होते हैं और सबसे कॉस्टली सेल होते हैं, फिर भी उसका डिमांड ज़्यादा होता है और मार्केट में उसका परचेसिंग भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया डायमंड एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको बताया कि इनकी प्राइस मार्केट में ज़्यादा होती है लेकिन उसको परचेज जब हम करते हैं तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे बताया कि जो 10 लॉ ऑफ डिमांड है ये बेसिकली ऐसे प्राइस पे डिफर करता है जो प्राइस राइज होता है, ठीक है, या आगे चल के जो प्राइस राइज होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन करने वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन में कंज्यूमर क्या करता है कि अभी से, यानी कि दिवाली आने वाला है तो उसके बेस पे वो लोग ने जल्दी जल्दी शुगर ऑयल ये सब परचेस करके रख लेते हैं। ओके, चलिए आइए हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, प्राइस इल्यूजन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बहुत ही ईजी सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। प्राइस इल्यूजन मतलब क्या होता है, एक कंज्यूमर यही सोचता है कि अगर हाई क्वालिटी अगर कोई गुड्स है तो उसका प्राइस हाई होगा और अगर लो प्राइस है तो उसकी क्वालिटी लो होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं और समझते भी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रांड प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे ब्रांड है जिनके कॉस्ट या प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, यानी कि एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। हमारा मानना यही है कि वो हाई क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए वो हाई प्राइस के होते हैं। इग्नोरेंस, ऑब्वियसली हम सम टाइम क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को इग्नोरेंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइस के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस, यानी कि ज़्यादा कमोडिटी परचेस कर लेते हैं हाई प्राइस पे। तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, यानी कि हम इसको बात को इग्नोरेंस करते रहते हैं, क्योंकि हम प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, प्रोडक्ट की कमोडिटी या किसी कमोडिटी या प्राइस को लेके, तो उसके बेस पे यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई कमोडिटी हमारे कंट्री में सस्ती मिलती तो अदर कंट्री में शायद महंगी भी मिल सकती है। ये डिपेंडेड है आपके प्लेस पे। ठीक है,
आते सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट हैबिचुअल गुड्स पे। ठीक है, हैबिचुअल गुड्स मतलब क्या होता है कि हम जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए हैबिट बन गया है, अब उसको परचेज़ करना हमारी बोलते ना एक आदत बन गई है, हम उसको डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि टी, मॉर्निंग में उठते सबको टी चाहिए होता है या कॉफ़ी चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हम टी लेते हैं क्योंकि टी की कैपेसिटी या टी का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए टी सबको चाहिए होता है, तो इसीलिए वो हाई प्राइस पे भी मिले तो भी हम उसको परचेज़ करने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपको टेक्सचुअल में कुछ गिवन है फाइंड आउट करने के लिए। प्रेस्टीज गुड्स क्या होता है, हैबिचुअल गुड्स क्या होता है और ब्रांडेड गुड्स क्या होता है। प्रेस्टीजियस गुड्स मतलब जो सबसे हाई कॉस्ट पे मिलता है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हाई कॉस्ट पे, जैसे कि डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब चीज़। हैबिचुअल जैसे अभी मैंने बता दिया कि जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट यानी कि जो हाई कॉस्ट पे या हाई एक्सपेंसिव होते हैं या हाई प्राइस पे होते हैं, उसको हम हैबिचुअल ब्रांडेड गुड्स बोलते हैं। तो आई होप ये आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समझा होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। इकोनॉमिक्स पे मैंने ये 3 चैप्टर्स का एंडिंग है ये वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। हम अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक, आपको पहले एक्सप्लेन करके फिर मैं अदर सब्जेक्ट पे आऊँ। तो आइए वेरिएशन इन डिमांड देख लेते हैं। वेरिएशन इन डिमांड है क्या? बेसिकली नाम से समझ में आता है कि वेरिएशन इन डिमांड मतलब क्या हो सकता है कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जिसके बेस पर डिमांड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि चेंज इन अ प्राइस अलॉन्ग विद अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे बताया है कि किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाए लेकिन किसी कमोडिटी की डिमांड फॉल हो जाए लेकिन उसका प्राइस अगर चेंज होता है तो अदर फैक्टर आपका सेम होगा, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 टाइप पे इसको एक्सप्लेन किया गया है वेरिएशन में। फर्स्ट है आपका एक्सपांसन, ठीक है, और सेकेंड है आपका कॉन्ट्राडिकेशन। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं एक्सपांसन। एक्सपांसन का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया है कि क्वालिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल हो सकता है, लेकिन आपकी जो प्राइस फैक्टर है वो ये फॉल नहीं होगा। बट जो अदर फैक्टर्स है ये आपके रिमेन अनचेंज होंगे, जैसे कि टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब आपके अनचेंज होंगे। और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी ये चेंज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन प्राइस लेवल कम, प्राइस भी अगर कम भी होगा तो भी आपके डिमांड कम होगा, लेकिन अदर जो फैक्टर्स है वो कभी कम नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जैसे आप यहाँ पे हम अगर डायग्राम के बेस पे समझे एक्सपांसन ऑफ डिमांड में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ग्राफ में समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हो वाई एक्सेस पे आपको प्राइस इन दिया गया है रुपीज़ में, और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड इन केजी दिया गया है। यहाँ पे प्राइस जब एक्चुअल प्राइस आप देख रहे हो उसकी क्वांटिटी वहाँ तक है, ठीक है। जैसे प्राइस चेंज हुआ यानी कि P1 तक, वैसे क्वांटिटी चेंज हुआ Q1 तक। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि A पॉइंट से B पॉइंट पे आपका पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, यानी कि प्राइस शिफ्ट हो रहा है, डिमांड शिफ्ट हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिमांड आपका डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, ठीक है। तो ये एक्सपांसन ऑफ डिमांड हो सकता है, यानी कि इसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि क्वांटिटी डिमांड फॉल इन प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगा, लेकिन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होगा, यानी कि अनचेंज जो हो सकता है उसको हम बोल सकते हैं वेरिएशन इन डिमांड। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा कि एक्सपांसन ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे मेरे अकॉर्डिंग आपको एक्सपांसन ऑफ डिमांड में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपांसन बहुत ही इजी तरीके से बताया है कि टेस्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्रेफरेंस, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, ये अनरिमेन चेंज होगा, लेकिन चेंज क्या होगा आपका डिमांड और प्राइस लेवल। ओके, आते हैं अभी हम सेकेंड टाइप पे, यानी कि सेकेंड वेरिएशन इन डिमांड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो समझ में आता है, और वीडियो में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे गिवन है कॉन्ट्राडिकेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड क्या बताया हुआ यहाँ पे, फॉल इन द डिमांड, रेज इन द प्राइस अलोन, ठीक है। तो डिमांड यहाँ पे फॉल होगा और प्राइस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा।
दैट टाइम क्या होगा, अदर फैक्टर सेम आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फॉल इन डिमांड ड्यू टू रेज इन द प्राइस अलोन, ठीक है। तो अदर फैक्टर आपके क्या क्या है, टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर्स, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये है आपके पास। यहाँ पे डिमांड कर्व अगर हम समझा जाए तो यहाँ पे डिमांड कर्व इंक्रीज़ होगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। पॉइंट बी से पॉइंट ए आपका डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी आपका ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगा, डिमांड कम होगा। प्राइस देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया और क्वांटिटी डिमांड कम हो गया। यहाँ पे आपको डी का मतलब होता है डिमांड कर्व, जो आपका अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम के साथ समझ गया होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड, अगर इसको हम समरी में समझे तो इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिक्रीज इन द डिमांड, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे एक एक चैप्टर के 4 या 5 वीडियो बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको जितना हो सका एक सिंपल वर्ड में आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ जाए कि आप क्या सीख रहे हो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो आते हैं हम भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, आते हैं अभी न्यू कॉन्सेप्ट पे, चेंज इन अ डिमांड। चेंज इन अ डिमांड आपका होना ये नॉर्मल बात है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि डिमांड को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारा डिमांड चेंज हो जाता है, तो वो डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जो डिमांड है वो 2 कॉन्सेप्ट में चेंज होता है, एक तो आपका इंक्रीज़ होता है, दूसरा डिक्रीज़ होता है। अगर इंक्रीज़ होगा तो उसकी कंडीशन क्या है और डिक्रीज़ होगी तो उसकी कंडीशन क्या है, तो ये आइए यहाँ पे हम समझते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ इन अ डिमांड दिया हुआ है। इंक्रीज़ क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज़ में यहाँ पे दिया हुआ है कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, अदर फैक्टर से। जैसे इससे पहले हमने देखा था, उसमें आपका अदर फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था। देखिए वेरिएशन इन अ डिमांड में वहाँ पे अदर फैक्टर चेंज नहीं होता था, लेकिन डिमांड और प्राइस चेंज होते थे। लेकिन यहाँ पे अभी आपका डिमांड चेंज होगा, लेकिन क्यों, अदर फैक्टर के बेसिस पे, जैसे कि टेस्ट, हैबिट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्लाइमेट कंडीशन, इसके बेस पे आपका डिमांड इंक्रीज़ हो सकता है या तो डिक्रीज़ हो सकता है। तो इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। आपका डिमांड अगर इंक्रीज़ होगा तो जो आपके पास प्राइस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आइए इसको हम डिमांड कर्व के बेस पे समझते हैं। जैसे आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इस डायग्राम में क्या बताया कि डिमांड आपका शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, किससे, ओरिजिनल डिमांड कर्व से। यहाँ पे आपको जैसे देख रहे हो आप कि डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस सेम है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये आपको दिया गया था फिगर नंबर 3.9 में। अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखें, डिक्रीज इन अ डिमांड, तो यहाँ पे सेम होगा कि डिमांड अनफेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है तो अनफेवरेबल होगा, इंक्रीज़ होगा तो फेवरेबल होगा। एंड देन इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अदर फैक्टर ऑब्वियसली चेंज है, जैसे टेस्ट, हैबिट, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्लाइमेट कंडीशन, लेकिन प्राइस क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। तो आइए यहाँ पे डिमांड कर्व को हम डायग्राम से समझते। यहाँ पे डिमांड आपका शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन हाँ, यहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट है एंड क्वांटिटी चेंज हो रहा है और डिमांड भी डिक्रीज़ हो रहा है राइट टू लेफ़्ट साइड में। तो ये इस पे हम समझ सकते हैं इंक्रीज इन अ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ द डिमांड। तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज एंड वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड आप समझ सकते हो, ठीक है। इंक्रीज़ क्यों होता है और डिक्रीज़ क्यों होता है। जब हमारा डिमांड किसी कमोडिटी के लिए होता है तो वो इंक्रीज़ पॉइंट पे रहता है, और जब हमारा डिमांड या हम किसी कमोडिटी या प्रोडक्ट के लिए अनफेवरेबल होते हैं, हमें उसका कोई यूज़ नहीं होता या हमारे लिए वो इतना ज़रूरत नहीं होता, उतनी उसकी नीड नहीं होती है, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। तो ये हमारे टेस्ट, हैबिट, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन और अदर कॉन्स्टेंट पे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस सेम होता है, सिर्फ डिमांड आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो चलिए बस आज इसी वीडियो में इतना ही हम कंप्लीट करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे अपना थर्ड चैप्टर यानी कि 3A डिमांड एनालिसिस हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई अब आपको ये 3 पूरे चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक है, 3A तक, इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पे जाके। तो आप वहाँ से पूरे चैप्टर को सीख सकते हो, समझ सकते हो। अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका उसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी दे दूँगा। तो चलिए बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया 3A डिमांड एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर मेरे पसंद आए होंगे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक भी अपना दीजिए, ताकि इसी फीडबैक से मैं अपने आप में इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ और आपके लिए मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँ ताकि आप न्यू कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और सिंपल वर्ड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।